एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया को देखा था। तो मनी मार्केट का क्या रोल है इंडिया में, वो सारी डिटेल्स हमने देखी थी। सबसे पहला हमने पॉइंट देखा था शॉर्ट टर्म फंड जो है वो बोरो कराता है। फिर हमने लेंडिंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट देखा था। देन हमने देखा था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है। ऐसे बहुत सारे टोटल 8 पॉइंट्स हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। अब हमने रोल तो देख लिया कि क्या रोल प्ले होता है। आज हम देखने वाले कि कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करता है मनी मार्केट। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गो माई चैनल, वॉच आउट द वीडियो और other videos and shorts and then subscribe my channel if you like them. Okay, so चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली compared to advanced country, the Indian market money market is less developed in terms of वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम कंपैरिजन करने जाएं अदर कंट्रीज का, तो जो हमारे इंडियन मार्केट है वो काफ़ी क्या है, लेस डेवलप है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी। तो इसीलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती है इन मनी मार्केट। चलो डिटेल में देखते हैं इसको वन बाय वन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो क्या है, जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहले पॉइंट है डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। तो डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, यानी कि यहाँ पर दो जो सेक्टर है, इस वजह से कुछ न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए दिखाई देती है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और दूसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो लीड्स टू अ डिस्टिंग्रेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीज द वॉल्युबिलिटी। यानी कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में डिफरेंसेस देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है, ऑर्गेनाइज भी है और अनऑर्गेनाइज भी। आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा कि नेशनल इनकम में आपने देखा था कि वहाँ पर भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट में जो है डुअल मार्केट है, एक ऑथोराइज है, एक अनऑथोराइज है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। Okay, so the unorganized market lacks of coordination with and do not come under the direct control and supervision of the RBI। इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो सारे जो डेटास होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, है ना, क्योंकि वो RBI के नॉर्म्स में आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। लेकिन अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा एक प्रॉपर डेटा नहीं दे पाता है और उसका RBI के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने की, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके पास लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, प्रॉपर डेटा नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट है इंडिया में, इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है, डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। तो दो मार्केट होने की वजह से फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड की बात करें, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट। अब यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, जैसे कि कहीं पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कहीं पे इंटरेस्ट रेट कम है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है टू ये लाइक कैलकुलेट द डेटा प्रॉपरली। अगर डेटा हमें कैलकुलेट करना होगा तो एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर वे, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ऑफ कैलकुलेटिंग द actual data. So the money market comprise of various entity such as commercial bank। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंटिटीज है जहाँ पर ये शो होती है, जैसे कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, नॉन फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनी है, डेवलपमेंट फाइनेंस है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एंड द कैटेगरी ऑफ बोरो इज ऑल्सो डिफरेंट। सब देखो, जितने भी कंपनीज का मैंने यहाँ पर नाम लिया, सबके इंटरेस्ट रेट अलग है, सबका क्राइटेरिया अलग है, सबके डिफरेंट प्रोसीजर्स है, कोई भी सेम प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है ना। जैसे जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट अलग होता है, क्योंकि वो रीजनल रूरल बैंक्स में ही मोस्टली पाई जाती है, पुअर लोगों के लिए फॉर्म होती है ना। तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से डेटा को
प्रॉपर तरीके से जो पुअर लोग हैं उनको मनी बोरो करा सके, है ना। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो वहाँ पे दोनों क्वालिटी पाई जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 2 इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 3 की बात करें शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्यों होता है? बिकॉज shortage of funds due to inadequate saving. First, the problem is inadequate saving plus low per capita of income in a country, then poor banking habits among the people. आज आप बहुत सारे से घर में मैंने एक डेटा देखा था कि 20% हाउसेस ऐसे हैं जहां पर महिला के साथ साथ पुरुष किसी ने भी बैंक अकाउंट नहीं खोला हुआ है। आज भी वो घर में ही पैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। उसके पीछे का मेन स्पेसिफिक रीजन क्या होता है? या तो वो इलिटरेट है, उन्हें गवर्नमेंट के प्रोसीजर नहीं पता है। आइदर जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो ये है कि डू नॉट बिलीव ऑन गवर्नमेंट, कि बैंक में उनका कोई किसी भी तरीके का भरोसा नहीं। मैं आपको एक्चुअल डेटा बताऊं तो यूपीआई हमारे जो गवर्नमेंट भारत देश में है वो एकदम स्प्रेड हो गया है। लाइक बहुत सारे से लोग हैं जो यूपीआई का यूज करते हैं। स्टिल अगर 30% आप रेशो या 40% रेशो देखो तो लोग ऐसे भी हैं इंडिया में जो बिल्कुल ही यूज नहीं करते यूपीआई। उनको एक डर है कि हमारा पैसा कहीं और चला जाएगा, या जिसको हम लाइक एक फ्रॉड काइंड ऑफ भी कहते हैं ना, ऑनलाइन चीटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने आज तक यूपीआई खोल के रखा भी नहीं, अगर बैंक है तो भी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि लोगों की हैबिट ही नहीं है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की। अगर मैं आपको आज का एक जोक बताऊं, मैंने कल एक न्यूज़ में पढ़ा, लिटरली मैं इतना हंस रही थी। लाइक वी ऑल आर बिलीव इन अ लाइक बैंक, कि बैंक में हम अपने सामान रखेंगे, अपना पैसा रखेंगे तो वो काफ़ी लाइक सिक्योर होगा, हम बहुत ही मतलब लाइक वेरेवर वी कैन गो ना। तो मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ा कि लाइक एक आदमी था, उसने 18 लाख जो है पैसे बैंक में रखे थे, सेफ उसके लॉकर में रखे हुए थे, ताकि वो अपने बेटी के शादी के टाइम पे वो पैसा विड्रॉ करा सके। यू डू नॉट बिलीव, जब वो बैंक गया उसने बैंक में ये देखा कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जिसको हिंदी में दीमक कहा जाता है, सारे पैसे खा चुके थे। लाइक बैंक ने उसे फिर से रीचेक भी नहीं किया था कि लाइक जो उसने अमानत रखी हुई है वो पर्सन की, क्या वो सेफ है, क्या वो सुरक्षित है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने मिल रही है, पुअर बैंकिंग हैबिट अमॉन्ग द पीपल। आज भी रूरल एरियाज में लोग बैंक को प्रेफर ही नहीं करते हैं। बहुत सारे उसके रीजंस है, जैसे मैंने लिटरेसी बताया, लैक ऑफ ट्रस्ट बताया, बहुत सारे रीजन है। एंड इंडल्ज इन अ वेस्टफुल कंजम्पशन, inadequate banking facility in the rural area so have been responsible for the paucity of fund in the money market। ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में हमेशा ही शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीजनल फ्लक्चुएशन। देखो क्या होता है, जब अभी जैसे राइस का जब सीजन होता है तो राइस की जो प्राइसेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि राइस की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है मार्केट में, है ना। लेकिन जैसे ही राइस का सीजन ऑफ हो जाता है, राइस की प्राइस बढ़ जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ड्यू टू द सीजनल थिंग, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। कैसा प्रॉब्लम? लेट्स सी, डिमांड फॉर फंड्स वेरियस एज पर द सीजन। सो ड्यूरिंग द पीक ऑफ सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू जून, finance is required on a large scale for a various purpose such as a trading in agriculture, production, investment in business activity, etc. अब यहाँ पे जो मेन रीजन दिया हुआ, मैंने तो आपको जनरल रीजन बताया, लेकिन अगर मैं मेन रीजन की बात करूँ तो जो किसान होते हैं उन्हें जो अक्टूबर से लेकर जून में जब उन्हें एग्रीकल्चर करना होता है तो उनको बहुत सारा फंड रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जैसे सीजन चला जाता है तो उन्हें फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक वो इनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? लेट्स सी, बैंकिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री आर स्टिल इनएडिक्वेट एंड
inaccessible to the vulnerable group such as weaker section and low income group, and this shows lack of financial inclusion. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों है? अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बैंक का जो लाइक सर्विसेज है वो अभी तक गवर्नमेंट लोगों के पास नहीं पहुँच पाई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो वनरेबल ग्रुप है, अब बेसिकली आप पूछोगे कि वनरेबल ग्रुप क्या होता है। वो ग्रुप जैसे कि जो कैलेमिटीज अफेक्टेड है या फ्लड अफेक्टेड पीपल्स है या ट्राइबल पीपल्स की हम बात करें वो भी वनरेबल ग्रुप में आता है, या जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहाँ वो भी वनरेबल ग्रुप में आता है, या जो लो कास्ट के लोग हैं वो भी वनरेबल ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैंक की सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ठीक है, इंक्लूजन को हम लोग नॉर्मल टर्म में कहते हैं कि उसको सोसाइटी से बाहर कर दिया गया है या वहाँ तक सर्विसेज नहीं पहुंच रही, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, उसे इंक्लूजन कहा जाता है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जो आज से 10 साल पहले यूएसए यूज कर रहा था, आज हमने यूज करना स्टार्ट किया है। तो जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है वो बहुत ही डिले होता है हमारे इंडिया में, सो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो use of advanced technology is a prerequisite for the development and smooth functioning of financial market, and delays upgradation of technology hamper the working of द मनी मार्केट। यानी कि अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर यूज करते हो तो क्या होता है कि जो आपकी चीजें होती है वो अप टू डेट होती जाती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आके चला गया एंड स्टिल आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपने इस टेक्नोलॉजी जब लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट किया, तो इन दैट केस क्या होता है कि हमें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप जितना डिमांड होता है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाता है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से मनी मार्केट में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन अ मनी मार्केट। ओके, यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं इसको खत्म कर देते हैं ताकि हम लोग अगले लेक्चर से कैपिटल मार्केट स्टार्ट करें। अब कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं मनी मार्केट में वो ध्यान लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट सच एज। देखो मनी मार्केट में और कौन कौन सी चीजें न्यू एडेड हुई हैं वो हम लोग जानते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल ऑफ वेरियस मैच्योरिटी पीरियड, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफाइड डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो ये जो है न्यू जो है इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, जिसकी वजह से मनी मार्केट में कुछ एडवांसमेंट आया है, रिफॉर्म्स यानी कि कुछ नया चेंजेस आया है। नंबर टू इज आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, रेपोस एंड रिवर्स रेपो वेर इंट्रोड्यूस अंडर द लिक्विडिटी एडवांस एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये सेकेंड रिफॉर्म्स है। थर्ड जो है इंटरेस्ट रेट टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। तो ये थर्ड है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लार्जली डिटरमाइन किया गया है मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट का रिफॉर्म आया मनी मार्केट में। नंबर 4 इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT एंड RTGS। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको स्मॉल अमाउंट जो है लाइक 1 लाख तक अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप NEFT का यूज करके कर सकते हो, 24 आवर में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपको इससे ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना है, जैसे कि 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, तो आपको RTGS को ही RTGS को एक्टिवेट कराना पड़ता है बैंक से, तभी आपका इतना ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। ओके, सो ये रिफॉर्म क्यों आया है, ताकि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट आ सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 5th वन है
इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे यूपीआई है, भीम पे है, गूगल पे है ना, या फिर फोन पे है, तो ये सब पेटीएम है, ये सारे चीज़ें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग हो गई। तो इससे क्या होता है, जब पेमेंट होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और एडवांस भी हो जाता है, ठीक है। लाइक आप वेर एवर यू आर, यू कैन डू योर ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं मतलब आई एम ऑब्जर्विंग दैट कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर चीज़ हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ तो मिस्टेक आ रही है। सो आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व इट एज वेल। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।